अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। आज की क्लास में विल बी सॉल्विंग द लेटेस्ट पेपर ऑफ A level 9702 P42, that is February March 2026 P42. So let's move to the class and यस, ये हमारे पास पेपर है। मैंने पेपर आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। फरवरी मार्च 2026 P42 2 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। एंड दिस पेपर हैज 24 पेजेस। मेक श्योर कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा है पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। पहला पेज और दूसरा पेज डेडिकेटेड होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट से रिलेटेड। तो ये आपके पास अवेलेबल फॉर्मूला है, बट दीज आर नॉट ऑल। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फॉर्मूला इन आवर सिलेबस। एंड पहला सवाल हमारे पास मोशन इन अ सर्किल का है, और मोशन इन अ सर्किल में बड़ी कॉमन डेफिनेशन क्या है? डिफाइन रेडियन। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle whose arc length is equal to the radius of the circle. आगे की बात करते हैं। Three children are playing on a roundabout rotatable horizontal platform like this. ठीक है बेटा, at a playground. Child X is standing on the edge of the roundabout. ठीक है बेटा, चाइल्ड एक्स हमारे पास राउंड अबाउट के, ठीक है बेटा, एक मिनट रुकिएगा, साउंड या द चाइल्ड इज पुशिंग so that the edge of the roundabout moves in a circle at constant speed of 2.4 meter per second. ठीक है बेटा, as shown in the view from the above. Okay, तो बेटा चाइल्ड एक्स जो पुश कर रहा है, this is pushing the, I mean, round table by a constant force, and जिसकी वजह से आप कह रहे हैं वो आ रही है हमारे पास 2.4। एक मिनट रुकिएगा, माइक्रोफोन थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। ओके, नाउ बेटर। सही है बेटा। सो हमारे पास वेलोसिटी पता है 2.4 मीटर पर सेकंड, विच इज लीनियर वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा। द रेडियस ऑफ द राउंड अबाउट इज 3r and child y is sitting on a roundabout at a distance 2r from the center. Child z is sitting at a distance r from the center. कह रहे हैं चाइल्ड y is moving in a circle with angular speed 0.75 radian second inverse. Calculate the radius of the roundabout. राउंड का रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, तो ओके, तो बेटा अगर हमारे पास रेडियस ऑफ द राउंड अबाउट हमें फाइंड आउट करना है, चाइल्ड वाई की हमें स्पीड गिवन है विच इज द एंगुलर स्पीड, एंड एंगुलर स्पीड सर्किल में सेम रहती है। ठीक है बेटा, आप किसी भी पॉइंट पर हो एंगुलर स्पीड आपके पास सेम रहेगी। तो वी कैन डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि एंगुलर स्पीड के मुताबिक काम करें। ठीक है बेटा, तो वी नो द वेलोसिटी एट एक्स। सही है, इसकी मदद से मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ एंगुलर या ओमेगा लिख दो, ओमेगा रिमेन्स सेम। तो क्या होगा, जो ओमेगा पॉइंट एक्स पे होगा वही ओमेगा पॉइंट वाई पे होगा। ठीक है बेटा, इसकी बिना पर हमने बोला पॉइंट एक्स पे भी ओमेगा होगा 0.75 रेडियन
सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, वी एक्स इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी एक्स इक्वल टू आर ओमेगा एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, वी एक्स अपॉन ओमेगा एक्स। वी एक्स हमारे पास क्या है बेटा, ऊपर गिवन है 2.4 एंड ओमेगा एक्स है 0.75। तो लेट्स सी क्या आंसर बनता है हमारे पास। 2.4 डिवाइड बाय 0.75, 3.2। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, यानी ये जो रेडियस हमने निकाला है दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस वन, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 3r। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने कितने बजे स्टार्ट किए तो हमने लिखा ही नहीं। आई थिंक वी स्टार्टेड एट 2:03। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालें अबाउट द राउंड अबाउट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ का। ठीक है, तो एफ हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा पता है 0.75, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। ठीक है बेटा, 0.75 over 2 multiplied by 3.142, we are getting an answer of 0.119। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें चाइल्ड की। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ चाइल्ड, हमारे पास रेडियस है ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आर हमने क्या निकाला था ऊपर, 3.2, और ओमेगा है 0.75 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके, so let's solve 3.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास चाइल्ड वाई की बात हो रही है, एक मिनट, चाइल्ड वाई कहाँ पर है, चाइल्ड वाई 2r पे है। ओके बेटा, पहले हमें r निकालना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाए। हमने बोला जो हमारे पास 3r आया है वो किसके बराबर आया है, 3.2 के बराबर आया है। तो बेटा r किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पूरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है जो कि 3r के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, पहले r निकाल लेंगे। तो r हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.2 अपॉन 3, व्हाट इज वी आर गेटिंग 1.06। ठीक है बेटा, अब चाइल्ड y के लिए जो रेडियस है हमारे पास वो 2r है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, r है 2r के बराबर और ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहा। लेट्स पुट द वैल्यूज, 2r की वैल्यू 1.06 है और ओमेगा क्या हो जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.75 का होल स्क्वायर, आंसर आ रहा है 1.19। ठीक है,
जो कि हमारे पास हो जाएगा 1.2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फॉर राउंड अबाउट इन 1b, 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 वेयर इज 1b? ओके, दिस वन, इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं। For roundabout in 1b, complete the table to compare the linear and angular velocities of child x and child z at any instant in time. Okay. Indicate your response by placing one tick in the appropriate box for each magnitude and direction of the two quantities. Okay बेटा, तो पहले लीनियर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी बेटा? एक्स और जी की बात हो रही है ना, एक्स और जी। तो बेटा एक्स की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी बिकॉज इट इज हैविंग द मोर रेडियस। ठीक है बेटा, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा में, ओमेगा तो कांस्टेंट है, जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी लीनियर वेलोसिटी, तो एक्स की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी जी के मुकाबले में। ठीक है बेटा, तो हमने बोला v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सिंस इसका रेडियस ज्यादा है एक्स का, तो एक्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन जी। ठीक है बेटा, एंड डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की हमारे पास एक्स और जी के मुकाबले में क्या होगी बेटा? जी इस पॉइंट पर है ना, हाँ, तो डायरेक्शन तो सेम होगी मेरे ख्याल से। ये देखो, ये वाला पॉइंट यूं जा रहा है, जब ये जी घूम के यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये साथ ही घूम रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को सेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सर्किल में हर तरफ इक्वल रहती है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इक्वल रहेगी। ठीक है बेटा, दैट मीन्स हमारे पास ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, विच वॉज अगेंस्ट 10 मार्क्स। 100 मार्क के पेपर का 10 मार्क इज 10%। ठीक है बेटा, सर विल इट बी ऑपोजिट फॉर लीनियर वेलोसिटी इफ वन पॉइंट d इज गोइंग डाउन तो x इज गोइंग अप? व्हाट, दिस इज व्हाट वन ऑफ माय क्लासमेट वाज सेइंग। ओके, देख लेते हैं बेटा। पॉइंट डी ये है, हो सकता है, अगर इसने पॉइंट डी को फिक्स किया हुआ है तो यस यू आर राइट कि ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है। लेट्स सी, बच्चे बैठे हुए ना, हाँ सही है, सही है, आप सही कह रहे हो बेटा, ये तो फिक्स पोजीशन पे ही बैठे हुए होंगे, तो डायरेक्शन हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑपोजिट ही होनी चाहिए। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 216, दैट मीन हमने इस सवाल को सॉल्व करने में 13 मिनट्स लगाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है बेटा? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। An oil droplet has a charge of magnitude q. Droplet is held in equilibrium by electric field between the two horizontal plates. Okay. ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज वैसे हमें पता नहीं है, मैग्नीट्यूड क्यू पता है। इसका मतलब ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्यों कह रहा हूं मैं, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको रिपेल कर रही है, तो रिपल्सिव फोर्स है इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, एंड ऑयल ड्रॉपलेट का जो वेट है
और रिपल्सिव फोर्स है, ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय पॉजिटिव पोटेंशियल पीडी V between the plates. With the lower plate higher electric potential, that is positive, separated by the distance x. सही है। On figure 2.1, draw 4 field lines to represent the electric field between the plates. और ये 3 मार्क का सवाल दिया हुआ है, क्या बात है भाई। 4 फील्ड लाइंस हमें बनाकर दिखानी है, तो मैं इक्विडिस्टेंट 4 फील्ड लाइंस स्ट्रेट में बना दूंगा। 1 2 3 4। देखो इक्विडिस्टेंट बनानी है, ये शो करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, 1 मार्क इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस, 1 मार्क स्ट्रेट फील्ड लाइंस, एंड थर्ड मार्क आपके पास डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास तरीकेकार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाने का। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, विद रेफरेंस to the forces whether the sign of Q is positive or negative। तो क्या बोलेंगे बेटा, Q is positively charged। ठीक है, 1 mark। as force of repulsion by positive plate is equal to the weight of the charge। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दूं ताकि कल आप कभी भी आप इसको गो थ्रू करें तो आपको रिकॉल हो जाए। सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। oil droplet in 2B डायग्राम की बात कर रहा है बेटा, स्टेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल, क्या क्या कंपोनेंट है, क्यू वी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम लोगों ने डिस्कशन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिटली चार्ज वाले प्लेट्स के लिए E इक्वल्स टू V अपॉन डी। ठीक है बेटा, बस यहाँ पे हम लोगों ने V तो V रखा है लेकिन D को X बोला हुआ है, तो V अपॉन X हो जाएगा। ठीक है, वेट W ऑफ द ड्रॉपलेट, तो वेट हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, तो E होता है हमारे पास क्या, F अपॉन क्यू, तो F क्या हो जाएगा, क्यू ई। चार्ज को यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है, क्यू कहा हुआ है, कैपिटल क्यू। सही है, तो हमने बोला वेट किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, तो वेट हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर बेटा, क्यू ई। ठीक है, अच्छा ई तो है नहीं, एक मिनट रुका, इससे बेटर वर्किंग हो सकती है बेटा। देखें, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू करें एंड E इक्वल टू वी अपॉन डी करें, क्योंकि यहाँ पे E नहीं है, दैट इज वाई वी हैव टू डू दिस। एफ अपॉन क्यू इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगा, तो बेटा एफ क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन डी। नाउ हमने बोला भाई वेट फोर्स ऑफ रिपल्जन के बराबर है, तो वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू वी अपॉन एक्स, डी को एक्स बोला हुआ है। सही बेटा, नेक्स्ट, plates in 2B have a potential difference 4800 volt and separation this, and the magnitude of charge on the oil droplet is 3e, right, where E is the elementary charge। Calculate the mass of the oil droplet। तो mass of the oil droplet हमें निकालना है, पहले एक काम करते हैं हम लोग वेट निकालते हैं, फिर वेट से हम लोग क्या करेंगे, mass निकाल लेंगे।
तो W equals to QV upon X. Q is 3 times elementary charge, V is 4800, and X is 0.024. यस, आप कर सकते हो सारा, ई डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो वेट आ गया बेटा हमारे पास 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन। नाउ m equals to W upon G. (9.78 into 10 raised to the power minus 15). तो इसे हम 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लीव कर सकते हैं। 9.78 के बारे में बाद में क्या है बेटा, 5, 9.785। तो इधर भी राइट एट 9.79 एक्सपोनेंट माइनस 15, या फिर 9.8 एक्सपोनेंट माइनस 15 कीजिए। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्किंग हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, पोलैरिटी ऑफ द पीडी अक्रॉस द प्लेट इन 2b इज रिवर्स्ड, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। बेटा अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो बेटा अब नीचे नेगेटिव प्लेट आ जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉपलेट नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, एंड एक्सेलरेट करेगा। तो बेटा देखें क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे नाउ नेगेटिव प्लेट विल बी डाउनवर्ड्स एट द बॉटम। तो फोर्स ऑफ attraction is experienced by Q। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है बेटा, तो Q will be attracted in downward direction। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक और सवाल 12 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 226। दैट मींस वी टुक how much, 10 minutes to complete the 12 mark question। Okay beta, now let's move to the next question, and we are starting this question at 226। कह रहे हैं डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सुनो, स्पेसिफिक बोला है तो यूनिट मास का वर्ड इंक्लूड करना, लेटेंट हीट बोला है तो स्टेट चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर का वर्ड यूज करना, फ्यूजन बोला है तो लिक्विड टू सॉलिड और वाइस वर्सा का वर्ड यूज करना। अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of unit mass from solid to liquid or vice versa without change in temperature। ठीक है बेटा, that is how we write down the definition of specific latent heat of fusion। Now, why substances usually have higher specific latent heat of vaporization than fusion? सिंपल सी बात है भाई,
specific latent heat of vaporization talks about liquid to gas और vice versa. तो सॉलिड से लिक्विड पे पार्टिकल इतना दूर दूर जा रहा है, जब पार्टिकल सॉलिड है तो पार्टिकल करीब करीब है, लिक्विड है तो पार्टिकल इतना दूर है। अब लिक्विड से गैस पार्टिकल इतना दूर जा रहा है, समझ रहे हैं? तो बेटा लिक्विड से गैस की ट्रांजिशन में हमारे पास बिगर इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस को अटेन करना पड़ता है, विच रिक्वायर्स बिगर फोर्सेस टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? इन वेपराइजेशन that is liquid to gas, comma, particles have to go away at greater separation than in fusion. So energy required to move particles away in vaporization is greater. ठीक है बेटा, ये हमारे पास डिस्कशन हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सीम्स टू बी अ बिग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स सी क्या कह रहा है अगला सवाल हमारा। Ice cube of mass this and temperature of this is removed from a freezer. Ice cube is immediately placed in insulated beaker that contains mass of 132.4 gram of water. Okay, अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ आइस क्यूब को पर्पल से लिख रहा हूँ, आई मीन हाईलाइट कर रहा हूँ, और वाटर को बेटा ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास दोनों की वैल्यूज जो है ना डिफरेंशिएटेड रहे। ठीक है, बोला स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इज दिस। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज दिस। बीकर का नेग्लिजिबल स्पेसिफिक हीट है, सही है। द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर लेफ्ट टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम पे वाटर और आइस का मिक्सचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे एक टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर in degree Celsius of water in the beaker when thermal equilibrium is reached. Okay, टेम्परेचर हमें मालूम करना है वाटर का। सही है बेटा, तो अब यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो क्या है, आइस -18 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर 34 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है बेटा, दैट मीन्स हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, वाटर हीट लॉस करेगा, आइस हीट गेन करेगी अंटिल बोथ रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इसने बोला है बीकर के कंटेंट की कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं बेटा, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। सही बेटा, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है बेटा, नाउ हीट लॉस हमारे पास हो रही है वाटर की। ठीक है बेटा, और हीट गेन हमारे पास हो रहा है किसका, आइस का। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। डेटा हमारे पास सब है, मास ऑफ आइस क्यूब भी है, इसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो।
या ज़रूरत है? नहीं, ग्राम में ही रखो पहले। नहीं, किलोग्राम में करना होगा। ये देखो केजी यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। दोनों मैसेज को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 15.6 डिवाइड बाय 1000 यानी ये हो जाएगा 0.0156 केजी। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास 132.4 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.1324 केजी। सही है। ओके बेटा, तो अब कहानी सुनो क्या हो रही है। पहले आइस ने क्या किया बेटा, पहले आइस की हमारे पास डिस्कशन आएगी हीट कैपेसिटी की। ठीक है, आइस हीट गेन करके पहले तो अपना टेम्परेचर -18 से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आएगी। ठीक है बेटा, प्लस फिर आइस की लेटेंट हीट होगी जहां पर स्टेट चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है बेटा, और फिर हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी गेन बाय वो आइस जो वाटर में कन्वर्ट हो गई है उसके बारे में बात होगी। ठीक है बेटा, और हीट लॉस के सिनेरियो में हमारे पास कौन होगा, वाटर होगा। तो बेटा यहाँ पर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात होगी, वो वाटर जो कि ऑलरेडी बीकर में मौजूद था। सही बेटा, तो वर्किंग देखते हैं क्या होगी हमारे पास, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी, ये आइस की है ये वाटर की है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा एम सी डेल्टा टी वाटर का। सही बेटा, वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मास ऑफ आइस क्या था, 0.0156। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस क्या थी, अच्छा सारी एनर्जीज किलो जूल में है। सही है, तो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट द एनर्जीज इनटू किलो जूल टू जूल। सही बेटा, तो ये हमें से 2.11 ही रखेंगे, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, -18 से 0 पे आया है तो चेंज इन टेम्परेचर आएगा 18। अच्छा, टू मेक श्योर हम कंफ्यूज ना हो, मैं इसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता हूँ। देन ये तो हमारे पास हो गया किसका, वो हीट एनर्जी जो आइस ने गेन की जिससे उसका टेम्परेचर -18 से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। अब बात करते हैं बेटा 0.0156 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है हमारे पास 336। ये बेटा हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, देन इस वाले पार्ट की वर्किंग देखते हैं, ये क्या होगी, प्लस अब हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है उसका मास वही है 0.0156। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है 4.19, एंड चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जो होगा 0 से TF होगा या फाइनल टेम्परेचर होगा, इसे कैपिटल T कह रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू, अब वो पानी जो हमारे पास रखा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे, विच वॉज द mass 0.1324। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है 4.19, एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, पहले वो कितना टेम्परेचर पे था 34 पे था, अब वो T पर होगा। ठीक है बेटा, तो लोअर टेम्परेचर होगा हमारे पास T, तो 32 माइनस T। तो सारा का सारे पैसे जो है ना इस इक्वेशन बनाने के हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। जब भी मैंने आपको डिफरेंट कलर से इसको दिखाया है कि भाई ब्लू वाली इसकी वैल्यूज हैं, ग्रीन वाली इसकी वैल्यूज हैं, एंड स्काई ब्लू वाली इसकी वैल्यूज हैं, रेड वाली इसकी वैल्यूज हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व। एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। पहले मैं नेवी ब्लू सॉल्व कर रहा हूँ, 0.0156। what the three Q's are
फॉर हीट गेन। सारा बेटा ये जो 3 क्यूज हमारे पास है ना, ये वाले, ये वो है जब आइस -18 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है। तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बेटा, ये वो हीट है जब आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सही है बेटा। और ये वो क्यू है जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है और वाटर का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए राइज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? कूल, सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या वर्किंग होगी। 0.0156 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, तो बेटा ये आ गया हमारे पास कितना, 0.5924। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखते हैं। 0.0156 मल्टीप्लाई बाय 336, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 5.2416। एंड तीसरी वैल्यू हमारे पास है 0.0156 मल्टीप्लाई बाय 4.19, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 0.06536 टाइम्स टी। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 0.1324 मल्टीप्लाई बाय 4.19। ठीक है, अच्छा 2 मरतबा होगा, मल्टीप्लाई बाय से 32 कर लो। पहले इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। ओके, 0.5547, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास 17.7521 माइनस 0.5547 टाइम्स टी। ठीक है बेटा, क्यों? ये हमारे पास पहले इससे 32 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर टी से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये ब्लू और ग्रीन की वैल्यू क्या आ रही है। 0.5924 प्लस 5.2416, 5.834। ठीक है बेटा, ओके बेटा 5.834 आ रहा है और ये 17 आ रहा है। एक मिनट, 0.1324 मल्टीप्लाई बाय 4.19 मल्टीप्लाई बाय 32, 17 आ रहा है। सही है, तो 17.7521 इधर ले जाओ और 0.5547 टी माइनस 0.06536 टाइम्स टी। ओके, देखते हैं क्या बन रहा है बेटा। 5.834 माइनस 17.727512 और 21, सॉरी। तो ये आ रहा है बेटा माइनस का 11.9181। सही है, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा हमारे पास, -0.5547 माइनस 0.06536, ये आ रहा है -0.62006 टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, एंड हमारे पास टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11.9181 डिवाइड बाय 0.62006, 11.9181 over 0.62006, 19.2 डिग्री सेल्सियस। सही बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो कि 19.2 पे आप लीव कर सकते हो। ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन है, आपने भी मेरे साथ कैलकुलेट किया है, कहीं पे कुछ इशू आ रहा है
कोई कैलकुलेशन आगे पीछे हो रही है, डू लेट मी नो। तो जल्दी से एक मरतबा इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपने एंड पे भी। ठीक है, 0.0156 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 18, 5924, ये सही आ रहा है। 0.0156, इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन को एक मरतबा क्रॉस चेक किया करें। 5.2416 सही है। 0.006536, 6536 सही है बेटा। इधर चलते हैं। 0.1324 मल्टीप्लाई 4.19 मल्टीप्लाई बाई 32, 17.7521 सही है। 0.1324 मल्टीप्लाई बाय 4.19, 5.5547 सही है बेटा। सो 0.5924 प्लस 5.2416, ये आ रहा है 5.834 सही है बेटा। 5.834 माइनस 17.7, 521, 11.9181 सही है। 0.5547 माइनस प्लस 0.06536, सारी चीज़ें अभी तक तो सही आई हैं। या कहाँ कुछ कह रहे हो बेटा आप? मेरा बच्चा, ये मैं 2-3 मरतबा आपको बताया है, अब फिर दोबारा सुनो। हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। तो हीट लॉस कौन करेगा? जो हॉट ऑब्जेक्ट है, दैट इज वाटर। और हीट गेन कौन करेगा? जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है, दैट इज आइस। तो देखो, आइस की ट्रांजिशन देखो, पहले आइस -18 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, विच इज दिस। ठीक है, और फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, एंड फिर विच इज दिस, एंड फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर टी पर जाएगी। ठीक है, विच इज दिस। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, और जब स्टेट चेंज होता है तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा, ये जो 3 स्टेजेस है ना, ये 3 स्टेजेस हैं तहा। ठीक है, और हीट लॉस सिर्फ एक ही एलिमेंट कर रहा है, वाटर, विच इज एट हायर टेम्परेचर। आई होप दिस मेक सेंस। अगर नहीं है तो आप वापस पूछ सकते। तो बेटा फाइनल आंसर लिख दो आप, 19.2 डिग्रीज। एंड 8 मार्क का क्वेश्चन था, बट इट टुक मोर टाइम देन द क्वेश्चंस व्हिच वी हैड अगेंस्ट 12 मार्क्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो वी डिड दिस एट 2:46, दैट मीन्स 20 मिनट हमारे पास ये वर्किंग लेके गई है। नाउ बेटा, होप सो आगे का ये वाला सवाल हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी रिटन एज where W is the work done on the system. Okay. State the meaning of, in this equation, the symbol delta U and Q. Delta U क्या है बेटा हमारे पास? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अलावा ये पॉजिटिव में है, तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और नीचे वाला क्या है बेटा? Q, ये भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव नहीं लगा हुआ, तो क्या बोलेंगे? हीट गेन्ड बाय सिस्टम। अली अहमद, सॉरी आपका मैंने मैसेज नहीं देखा था बेटा, ये आप फुल पेज देख लो, सो दैट आई गेस यू नीड टू टेक a screenshot. Let me know when you are done. Okay, now बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रही है? आइडियल गैस प्रेशर दिस, हैज वॉल्यूम दिस, एंड इनिशियल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दिस, इनिशियल इंटरनल एनर्जी दिस. Okay, volume of the gas is reduced
at constant pressure to the final volume this. अच्छा जी, तो इनको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। ये पी V1 हो गया, ये P हो गया। कांस्टेंट प्रेशर है तो P1 P2 नहीं कर रहा मैं। ये V2 हो गया, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, सही है, और ये इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है बेटा। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन द गैस इज दिस। तो बेटा वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? हम वर्क निकालते हैं W इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो प्रेशर है 2.0 एक्सपोनेंट 5 एंड वॉल्यूम में चेंज आया है, पहले थी 0.048 माइनस 0.012। सही बेटा। एंड यू कैन सी द वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सही बेटा, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। तो 2.0 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.048 माइनस 0.012, 7200। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव एंड वी डिड दैट। आगे बढ़ते हैं। whether the work done on the gas is positive or negative। जैसा मैंने बोला पॉजिटिव, प्लेन बोला है as volume of gas decreases। why final internal energy of the gas is 3.6 joules। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास गैस की 3.6 जूल्स क्यों है? ओके, वॉल्यूम हमारे पास कितना डिक्रीज हो रहा है? 4 गुना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बेटा कौन सा लॉ है हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है? तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटा, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप में ये सिनेरियो है। ठीक है, अब अगर मैं इसके मुताबिक देखूं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप के मुताबिक, तो बेटा 0.48 से 0.12 पे आया है, यानी हमारे पास वॉल्यूम 4 गुना कम हो रही है। वॉल्यूम 4 गुना कम हो रही है तो टेम्परेचर 4 गुना कम होगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है सवाल, तो यस दिस इज़ द बेटर स्ट्रेटेजी कि आप ज़्यादा टाइम इस पे ना लगाएं, भले उसे एंड में देख लें, 4 मार्क के क्वेश्चन को एंड में देख लें। ठीक है, तो बेटा वॉल्यूम 4 गुना कम हुई है तो टेम्परेचर भी 4 गुना कम होगा। एंड टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से है। आइडियल गैस बुक की बात हो रही है ना, तो ये आइडियल गैस में हमारे पास सारा का सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? 3/2 kT। तो अगर टेम्परेचर 4 गुना कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या थी हमारे पास? 14.4, और अब आ रही है 3.6। जरा देखते हैं 14.4 डिवाइड बाय 3.6, 4 का फैक्टर आ रहा है? सी, परफेक्ट, मतलब एंड हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने क्या बोला बेटा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम 4 गुना कम हुआ है तो टेम्परेचर भी 4 गुना कम हुआ। और फिर मैंने बोला क्या? U इक्वल टू 3/2 kT। अगर टेम्परेचर हमारे पास 4 गुना कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसी को इन वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं। एज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड टू क्वार्टर, कॉमा, temperature of system also decreases to quarter। ब्रैकेट में लिख देना बेटा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट पी। सही बेटा। फिर आप क्या बोलोगे? दिस causes internal energy to decrease to quarter of its initial value। सही बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या बोल रहे हैं?
for the reduction of volume of gas in 4b 4b कहाँ है ये, ठीक है, calculate q, give the unit of your answer, calculate q। ओके बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाऊं, दैट इज डेल्टा u बराबर है q प्लस w। अब क्योंकि देखो हमारे पास ये इक्वेशन है और हमें q निकालना है, तो q क्या हो जाएगा, डेल्टा u माइनस w। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट करें बेटा। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया है हमारे पास, पहले थी कितनी 14.4 माइनस फिर कितनी हो गई हमारे पास 3.6, ये किलो जूल में है। अच्छा नेगेटिव लगा रहा हूँ क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, माइनस वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव में था विच वॉज 7200, या 7200 को 7.2 लिख देंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन किलो जूल में बनी हुई है। सही बेटा, तो क्या होगा 14.4 माइनस 3.6, ये आ गया 10.8। ठीक है बेटा, तो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास क्या, 17 नहीं 7, सॉरी 10.18 आएगा वैसे, या तो 18 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और 18 हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव में, और यूनिट क्या है, किलो जूल, तो -18 किलो जूल। ठीक है बेटा, we are done with this question at 2:55, that means the time we took to complete this question at 9 minutes। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये बताता है बेटा एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। A gas is sealed container. A gas is in a sealed container that has fixed volume. Volume fixed है बेटा। The thermodynamic temperature T of the gas is varied. अच्छा जी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हमारे पास वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। सही है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर 5.1 shows the pressure P of gas varies with NT, where N is the number of molecules of the gas. Okay. Figure 5.2 shows mean square speed of molecule of gas varies with T. Okay. Figure 5.3 shows the total kinetic energy of all molecules of the gas varies with T. सही है, तो सब डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन जा रहा है। प्रीवियस पेज दिखा दूँ। ओके बेटा, ये देखो मैंने, let me know when you are done so that we can move ahead. ओके, नाउ बेटा, तो ये हमारे पास, इसकी हम थोड़ी सी ना अपनी वर्किंग करके चलते हैं। ठीक है, तो बेटा पी वी इक्वल टू एन के टी होता है। सही बेटा, यानी पी अपॉन के टी किसके बराबर होगा, सॉरी पी अपॉन एन टी बराबर होगा हमारे पास के अपॉन वी। सही है बेटा, यहाँ पे क्या सिनेरियो है हमारे पास, ये तो हमारे पास अगर देखें हम लोग ई के इक्वल टू 3/2 के टी होता है, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ एम सी स्क्वायर एवरेज
3/2 kT। 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, c² / t बराबर हो जाएगा 3t/m। ये मैं ग्रेडियंट की वर्किंग कर रहा हूँ, सही है। तो c² / t बराबर हो जाएगा 3k, सॉरी 3t नहीं 3k, while k is the Boltzmann constant। और यहाँ पे सिनेरियो क्या है बेटा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे ई के होगा 3/2 kT, तो ई के अपॉन टी इक्वल टू 3/2 के हो जाएगा। सही है बेटा, अपनी वर्किंग तो हमने जितनी करनी थी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है डिटरमाइन 3 कंक्लूजन्स, 3 कंक्लूजन्स हम लोग ड्रॉ करें अबाउट गैस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फिगर 5.1, 5.2, 5.3। द कंक्लूजन्स मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यूज द स्पेस बिलो फॉर एनी वर्किंग। सही है बेटा, या तो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पता है हमें, वॉल्यूम नहीं पता। बल्कि 1 मिनट, इन वैल्यूज से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सही है बेटा। तो 5.1 की वर्किंग में लेकर चल रहा हूँ। इन 5.1 क्या है बेटा हमारे पास, P अपॉन एन टी, या ग्रेडियंट बराबर है K/V। ठीक है, ग्रेडियंट बराबर है K/V। ठीक है, तो V, पहले ग्रेडियंट की वर्किंग कर लेते हैं बेटा। पॉइंट्स हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ये उठा लेते हैं, एक ओरिजिन वाला उठा लेते हैं। तो 8 और ये है 2.4। ठीक है, अच्छा 8 एक्सपोनेंट 26 है, 8 इंटू 10⁻26 माइनस 0 अपॉन ये है 2.4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, इक्वल टू K/V। क्या आ रहा है बेटा आंसर हमारे पास, 8 एक्सपोनेंट 26 डिवाइड बाय 2.4 एक्सपोनेंट 4। बेटा आंसर आ रहा है 3.3। 3 ये काम करो, डायरेक्ट v निकालो। k की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 डेटा शीट में गिवन होता है। और ये क्या है, 3.33 एक्सपोनेंट 22। 1.38 एक्सपोनेंट -23 डिवाइड बाय 3.33 एक्सपोनेंट 22। बेटा आ रहा है 4 पॉइंट, नहीं कुछ मसला हुआ है, कुछ गलती हुई है, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आ सकता। 26 एक्सपोनेंट 24। वैल्यूज उल्टी लिखी हैं, ऊपर y एक्सिस की वैल्यू आनी चाहिए थी। सही है। अब देखते हैं क्या वर्किंग आ रही है। 2.4 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय 8 एक्सपोनेंट 26, 3 एक्सपोनेंट -23। सही, 1.38 एक्सपोनेंट 23 कैंसिल हो जाएगा, ये कर लो बस डायरेक्ट 0.46। सब ऐसा यूनिट में था तो मीटर क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे, पहला हमने, हमारे पास कंक्लूजन आ गया, वॉल्यूम हमारे पास गैस की क्या आ रही है, ऑफ गैस इज 0.46 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द गैस हमारे पास 0.46 मीटर क्यूब आ रहा है। पहला कंक्लूजन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बेटा, दूसरा कंक्लूजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास ये जो गैस है ये
आइडियल गैस है क्योंकि ये सारे लॉज को फॉलो कर रही है, ठीक है बेटा। इट्स एन आइडियल गैस एज इट फॉलोज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो एक क्वालिटेटिव दे दिया, दो क्वांटिटेटिव दे देते हैं। एक ऑलरेडी क्वांटिटेटिव दे दिया है, एक और क्वांटिटेटिव हम एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां से देखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां से बेटा मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, सी स्क्वायर एवरेज अपॉन टी, सी स्क्वायर एवरेज, या इसको एक काम करो, ग्रेडियंट बराबर किसके हो रहा है हमारे पास, 3k अपॉन एम। सही है। ग्रेडियंट की वैल्यूज देख लेते हैं, क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास, 400 एंड 2.5 एक्सपोनेंट 6 में। तो 2.5 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 3k अपॉन एम। पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं बेटा, 2.5 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 400, ठीक है। 2.5 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 400, 6250, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा बेटा, 3, k की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23, और ये हो रहा है 6250। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 डिवाइड बाय 6250, 6.624 exponent minus 27. Mass of one molecule is 6.624 into 10 raised to the power minus 27 kg. ठीक है बेटा, ये हमने 3 एनालिसिस प्रोवाइड कर दिए। Now beta, one assumption of kinetic theory of gases is that volume of the molecules is negligible compared to the volume of the gas. Okay, state with a reason whether this assumption applies to the gas in 5b. गैस जो 5b में है उसके ऊपर ये सिनेरियो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, 5b ये वाला, हाँ आइडियल गैस है ये सारा, यू आर सेइंग राइट। आइडियल गैस है क्योंकि हमारे पास ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉलो कर रही है, ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, द ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो इट्स एन आइडियल गैस, ठीक है बेटा। एंड यस, assumption applies to the gas. State two other assumptions of kinetic theory of gases. कोई दो assumptions of kinetic theory of gases के बारे में बता दे। negligible intermolecular force of attraction होती है, elastic collision होता है, perfect। molecules या particles लिख दो, particles of gas collide elastically, ठीक है। और एक पॉइंट आप ये कह सकते हैं, negligible intermolecular forces between particles of gas, ठीक है बेटा। एंड दैट इज हाउ 308 पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया।
वी स्टार्टेड दिस क्वेश्चन एट दिस, तो यानी हमने ये सवाल 13 मिनट में किया। 5 क्वेश्चंस आर डाउन, यानी हाफ ऑफ द पेपर हैज बीन डन। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऐसा मोशन, क्या कह रहे हो अली? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कैन बी राइट द रैंडम मोशन। हाँ हाँ, देखो हम लोगों ने 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, जब हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था आइडियल गैस, तो उसमें से आप कोई भी वैलिड पॉइंट लिख सकते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलें अब क्या बात हो रही है हमारे पास, देखें। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? अ मोशन whose acceleration is directly proportional to the displacement। ठीक है, and both are in opposite direction। ठीक है बेटा, a length of thick copper wire is formed into a rectangular frame as shown। सही है बेटा, फ्रेम की साइड हैं 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। There's a small gap xy at the end of the wires at the top of the frame। ये गैप की बात हो रही है। The frame is suspended so that it hangs vertically using the cotton thread attached। सही है, ये कॉटन थ्रेड हमारे पास ये लगा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? टू द एंड ऑफ द टू वायर्स, ठीक है, द फ्रेम ऑसिलेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे फ्रेम हमारे पास क्या कर रहा है बेटा? ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा जी, as shown in view from above। तो व्यू फ्रॉम अबव दिखाया हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस पे किस तरीके से हमारे पास फ्रेम ऑसिलेट कर रहा है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है फ्रेम की, और फ्रेम जो है वो आगे पीछे यूं हो रहा है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, ये अगर हमारे पास फ्रेम है तो ये यूं हो रहा है। ठीक है, नाउ ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, displacement s of the edge of the frame from its equilibrium position varies with time according to the equation जो नीचे आपके पास लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो where s is in millimeter and t is in seconds, तो s equals to 3.2 sin 6.9t। बेटा ये हमें देखी वाली इक्वेशन लग रही है, which is x equals to x naught sin omega t। एंड दिस मीन्स ये x, सॉरी, ये हमारे पास x नॉट एम्पलीट्यूड है 3.2, और बेटा ओमेगा है हमारे पास 6.9। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वी नो ओमेगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, और ओमेगा हमारे पास क्या है बेटा? 6.9। बेटा आंसर है 0.910 सेकेंड। ठीक है बेटा, show that maximum speed of the edges of the frame is this। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं क्या करूंगा? v नॉट इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ठीक है, एक्स नॉट हमें ऊपर पता चल चुका है बेटा 3.2, लेकिन s मिलीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? मिलीमीटर में होगा, और आंसर भी मिलीमीटर में ही मांग रहा है। तो ये क्या है बेटा? 3.2, और ओमेगा हमारे पास है 6.9।
22.08 जो कि 22 बन जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, मिलीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, फ्रेम इन 6b इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। भाई 6b का जो फ्रेम है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला गया है, दैट इज पैरेलल टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फ्रेम। ओके, द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस इज b। Calculate EMF induced across XY when the frame is moving at maximum speed. ओके, तो फ्रेम हमारे पास मैक्सिमम स्पीड पे मूव कर रहा होगा, तब हमें देखना है यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा। तो इन दैट वे अगर हमें ईएमएफ निकालनी है तो हमने फैराडे लॉ लगाना होगा। तो E इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास एक ही टर्न है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो E हो जाएगा हमारे पास बी ए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा बी ए, और डेल्टा टी हमारे पास नीचे आ जाएगा। सही बेटा। अब एक काम करो, हमें एरिया तो पता है, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया में हमारे पास बताया है बेटा क्या, लेंथ और विड्थ बताइए ना। तो ये हमारे पास ठीक है 0.047 मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सही है। और ठीक है, चलो वर्किंग देखते हैं इसकी क्या होगी। ए को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं लेंथ इनटू विड्थ में, और यहाँ पे हम इसको टी कर देंगे। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम इसको इस तरह रखें, ई बराबर है डेल्टा बी इंटू एल, और डब्ल्यू अपॉन टी को अलग कर दें, विड्थ अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो विड्थ अपॉन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बन जाएगी, दैट विल बी आर मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बेटा, तो अगला स्टेप होगा डेल्टा बी इंटू एल इंटू वी नॉट। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये हमने इक्वेशन बिल्डअप कर ली। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करो। 0.047 मल्टीप्लाई बाय एल कितना था हमारे पास, लेंथ वॉज 4 सेंटीमीटर्स, क्योंकि वर्टिकल में बोला है तो लेंथ हम 4 लेके जाएंगे। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि आंसर ऐसा यूनिट में चाहिए। ठीक है, एंड हमारे पास मैक्सिमम स्पीड थी 22 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 22 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 लगाना होगा, यानी 0.047 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 22 एक्सपोनेंट -3। बेटा आंसर आ रहा है 4.13, 4.136 एक्सपोनेंट -5, यानी 4.1 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट्स की ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है बेटा, कैन यू लुक सर, कैन यू टेल मी व्हाई यू टुक एल एज 4 अगेन प्लीज। बेटा इसने बोला है वर्टिकल एक्सिस यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा अगर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो फील्ड यूं आ रही है। ठीक है, समझ रहे हैं, फील्ड यूं आ रही है। अब अगर फील्ड हमारे पास यूं आ रही है तो हमारे पास स्पीड, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, तो बेटा हमारे पास स्पीड यूं है। ठीक है, दैट मीन्स हमें इस वाले एरिया को लेके चलना पड़ेगा। सर आई डिड इट दिस वे, एग्जामिनर विल स्टिल अवार्ड मार्क, मतलब आपने दूसरी लेंथ को लिया है गैस। वेयर डिड वी ओ कम फ्रॉम, अली अहमद ऊपर निकाला है। ठीक है,
ये ऊपर निकाला है व्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन फिगर 6.3 sketch the variation with induced EMF across XY with t between t equals to 0 to 2t। t equals to 0 to 2t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो किस तरीके से लेके चलेंगे बेटा हम यहाँ पे? 6.3 वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रॉस एक्स वाई। ठीक है, देखो हमें ऊपर पता चला है कि हमारे पास ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो इसके मुताबिक हमारे पास हम डिस्प्लेसमेंट का साइनोसॉइडल फंक्शन है, और यहाँ पे बात हो रही है ईएमएफ की। चलो देखते हैं, वर्किंग करते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी थी? इक्वेशन हमें दी थी s इक्वल टू 3.2 साइन 6.9 टाइम्स टी। सही है बेटा। अगर मैं इसको स्पीड की तरफ लेके जाऊं तो बेटा क्या होगा? स्पीड की तरफ लेके जाएंगे आप इसे, तो आप इसे v इक्वल टू 22 साइन से कॉस हो जाएगा 6.9 टाइम्स टी। सही है। ये क्यों किया है बेटा? याद करो, हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे जब मैं आपको ऑसिलेशन पढ़ा रहा था। स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की जब हम इक्वेशंस बनाते हैं, वेयर आर दे, ये रही, देख रहे हो? साइन का फंक्शन स्पीड पे जाते हुए कॉस का फंक्शन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो v की इक्वेशन तो हमें आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ऊपर जो इक्वेशन मैंने बनाई है वो क्या है बेटा? E इक्वल्स टू डेल्टा बी टाइम्स एल टाइम्स वी नॉट। यानी साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम कॉस का फंक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, तो कॉस का फंक्शन हम लेके चलेंगे, विच मीन्स हमारे पास जब टाइम जीरो है तो ईएमएफ ई नॉट होगी। ठीक है, और जब टाइम टी हो रहा है तो ये होगा। सेंटर में हमारे पास वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होगी नेगेटिव मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा, और ये जीरो पोजीशन हो जाएंगी। दैट इज हाउ कॉस फंक्शन एग्जिस्ट। बाकियों के भी हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, दूसरी टूटी की तक बनाना है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। चलो, ये हमारे पास ग्राफ बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट वाज द क्वेश्चन अगेंस्ट 11 मार्क्स व्हिच वी आर डन एट 322। दैट मींस इस सवाल को करने में हमें कितना टाइम लगा? 14 मिनट। ओके, आगे का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। लेट्स सी क्या हो रहा है बेटा। वी ओ हम लोगों ने इसलिए लिया है समीर, विद ओवर टाइम, क्योंकि विद डिस्टेंस है, लेंथ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सही है, तो स्पीड को हम लोगों ने वीओ के तौर पे लिया क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम स्पीड पे ईएमएफ क्या आ रही है वो बताओ। सही बेटा, आई मीन द ग्राफ ऑफ कॉस अपसाइड डाउन, विल इट बी अपसाइड डाउन? अपसाइड डाउन, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसने कोई वैल्यूज वगैरह बताई नहीं है।
सही है सारा, तो हो सकता है। अच्छा जी, व्हाट इज meant बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है, ये बताएं। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एट 3:20। तो रूट में स्क्वायर स्पीड की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस सेम पावर एज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। सही बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ी थी कि भाई वैल्यू ऑफ करंट वो जो कि सेम पावर प्रोड्यूस करे जैसा ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो आरएमएस करंट होता है। बोल रहे हैं साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट इन अ resistor of resistance 26 ohms, the power P dissipated in the resistor varies with time as shown. Remind the mean power dissipated in the resistor. तो mean power हमारे पास क्या होगी बेटा? पावर मैक्सिमम देखो हमारे पास क्या है, पावर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 हमारे पास मीन पावर होगी। ठीक है, तो मीन पावर हमारे पास पावर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 होगी। तो पावर मैक्सिमम हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे? ये है बेटा 6, ये 6.4। तो 6.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3.2। ठीक है बेटा, कैलकुलेट आरएमएस करंट इन द रजिस्टर। सही है बेटा, तो आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? मीन पावर बराबर होगा किसके? आई आर एम एस स्क्वायर आर। ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आई आर एम एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा मीन पावर अपॉन आर। स्क्वायर हटाने के लिए, बल्कि आर एम एस, हाँ स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे हम। तो आई आर एम एस, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज, अंडर रूट 3.2, आर की वैल्यू क्या थी? 26। हाँ, एनर्जी पर यूनिट रेट एहसन पावर ही हो गई ना, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट रेट पावर ही हो गई ना। वी कैन ऑल्सो राइट दिस। अच्छा जी, 1.10, 3.2 मीन पावर हो गई हमारे पास 26, और 2.6 लिखा है मैंने, 1 मिनट रुके। 0.350, ये हमारे पास आरएमएस करंट आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। द करंट इन द रजिस्टर इन 7B इज नाउ हाफ वेव रेक्टिफाइड। ओके, जो करंट हमें दिखाया हुआ था ये हाफ वेव रेक्टिफाइड हो गया है। स्टेट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू अचीव रेक्टिफिकेशन। सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है बेटा, on figure 7.2, sketch the variation with power P dissipated by the resistor between t equals to 0 to 0.05 seconds। t equals to 0 से 0.05 seconds के दरमियान हमने अपनी वर्किंग दिखानी है। अच्छा जी, तो देखते हैं। पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो बेटा पावर तो हमारे पास 6.4 पे ही शुरू होगी। सही है, दिस विल बी 6.4। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया।
ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वो बीच वाली वेव को ओमिट कर देगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास ये वाली पीक कहाँ पर आ रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये देखो ये हमारे पास पहली पीक आ गई। ठीक है, ये दूसरी पीक है, तो अगर ये वाली पीक कंडक्ट कर रहा है तो ये वाली पीक कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास ये और इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर का डायोड उस वक्त रिवर्स बाइस होगा। सही बेटा, तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा देखते हैं। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने। अब जरा इनका ट्रेस बना लेते हैं बेटा। ट्रेस होगा कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, तो ये वाली पीक पास हो गई, ये वाली पीक पास हो गई, बीच वाली जो पीक थी विच वाज द पीक जिसके अंदर डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, वो पास नहीं हुई क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। आधा घंटा है क्लास में ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन आरएमएस करंट इन द रजिस्टर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले पावर, मीन पावर थी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक पीक भी उड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे और मजीद पावर हाफ हो गई। फिर दोबारा सुनो, पहले मीन पावर थी हाफ, अब यहाँ पे एक पीक और डायोड ने कंडक्ट ही नहीं की, तो हमारे पास हाफ पावर और मजीद कम हो गई, यानी टोटल हमारे पास पावर कितनी कम हो गई, क्वार्टर। तो मीन पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, 6.4 डिवाइड बाय 4, यानी 3.2 आया था, 1.6 आएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट, आई पावर एवरेज होता है बेटा आई आर एम एस का स्क्वायर टाइम्स आर। करंट मांग रहा है हमसे, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मीन पावर डिवाइड बाय आर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा देंगे। तो बेटा आई आर एम एस हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 1.6, और वैल्यू हमारे पास 26 थी रजिस्टर की, अंडर रूट 1.6 ओवर 26, 0.248, यानी 0.25 एम्पियर। ठीक है बेटा, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 3:32। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 which we are done with 9 minutes. Okay, let's move ahead. फुल वेव रेक्टिफायर में बेटा मीन पावर हाफ ही रहेगी ना। Star in a distant galaxy consists mostly of hydrogen. Okay, visible light emitted by the star consists of discrete spectral absorption lines represented in figure 8.1. Number of the number represents wavelengths in nanometer. Okay, ये सब नैनोमीटर में, 410, 434, 486, 656। Now beta, explain with reference to photons how the existence of these spectral lines provide the evidence for discrete electron energy level in hydrogen atom.
ओके बेटा, तो किस तरीके से बोलेंगे बेटा? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या करता है बेटा? फोटॉन एमिट करता है विच इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, तो इसको जवाब कैसे देंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है बेटा, it emits uh, it emits photon whose energy is equal to the difference of two energy levels। ठीक है बेटा, 2 मार्क तो हमारे पास होगा। तीसरा मार्क क्या होगा? since photon emitted is of single wavelength। ठीक है बेटा, hence energy level are discrete। तो फोटोन एमिट होगा, उसकी एनर्जी, उसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होगा, तो एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे बेटा? डिस्क्रीट। एंड बाय द वे, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, सेपरेट। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी एट अ डिस्टेंस दिस, कैपिटल डी दे दिया हमें, ठीक है बेटा, फ्रॉम अर्थ। Why spectral lines observed on Earth are different wavelengths as shown। ठीक है बेटा, इन फिगर 8.1। तो क्या होगा बेटा हमारे पास? explain why spectral lines observed on Earth are at different wavelengths from those shown galaxies at a distance this। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया ये दूर जा रही है करीब आ रही है। नंबर वेवलेंथ्स, ठीक है, तो we'll I mean assume that he's talking about redshift। तो redshift के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? as the galaxy moves away from Earth, comma, this causes wavelength observed on Earth to be increased। ब्रैकेट में रेड शिफ्ट लिख देना, ठीक है बेटा। ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ। अगर हम रेड शिफ्ट दिखा रहे हैं तो बेटा रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। और रेड कहाँ पर होगा हमारे पास? ये रीजन हमारे पास रेड का रीजन होगा, ये रीजन हमारे पास वॉयलेट का रीजन होगा, क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को स्लाइटली टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मूव कर देंगे, ठीक है बेटा, लाइक दैट। और ये कौन से पार्ट का जवाब है? B2 का जवाब है। यहाँ पे रेफरेंस भी लिख दिएगा, so that एग्जामिनर डज नॉट गेट कंफ्यूज्ड।
चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आप आसन रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट दोनों की बात करोगे तो ऊपर आप डायग्राम बनाने में फंस जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो किसी एक की बात करो। ओके, Hubble constant may be taken as this. Determine observed wavelength in nanometer of the lowest frequency spectral line of visible light. बेटा lowest frequency का मतलब क्या है बेटा? Maximum wavelength. ठीक है बेटा? तो lowest frequency means maximum wavelength, और maximum wavelength हमारे पास क्या है? 656. ये लैम्डा हो गया। तो बेटा हमारे पास रेड शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन सी। ठीक है बेटा? तो डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इक्वल टू वी ओवर सी से हम एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, या पहले एक काम करते हैं, हबल्स लॉ लगाओ, v इक्वल टू एच डी। ठीक है? तो h है 2.1 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 18, और d की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बेटा? 6.7 एक्सपोनेंट 24। बेटा आंसर आ रहा है 1.407 इंटू टेन रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा? अब लगाओ डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन सी। सही बेटा? एंड डेल्टा लैम्डा निकालते हैं, वी लैम्डा अपॉन सी। वी हमारे पास क्या है बेटा? 1.407 एक्सपोनेंट 7, लैम्डा है 656 नैनोमीटर, सी है 3 इंटू टेन रेज़ टू पावर 8। दैट इज हाउ विल फाइंड आउट द डिफरेंस इन वेवलेंथ। 1.407 exponent 7 multiplied by 656 exponent minus 9 divided by 3 exponent 8। तो बेटा हमारे पास आ रहा है डेल्टा लैम्डा 30.76 नैनोमीटर, एक्सपोनेंट माइनस 9 आ रहा है विच इज नैनोमीटर। ठीक है बेटा? नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी? डेल्टा लैम्डा हमारे पास जो आ रहा है वो क्या था बेटा? दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक है? तो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड माइनस वेवलेंथ एमिटेड। ठीक है बेटा? तो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड क्या होगी? डेल्टा लैम्डा प्लस तो बेटा डेल्टा लैम्डा हमारे पास आ रहा है, जो निकाला है 30.76, और एमिटेड वेवलेंथ कितनी थी? 656। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 686.76, यानी 687, या आप इसे 690 भी लिख सकते हैं। दैट इज हाउ वी विल राइट डाउन आवर आंसर, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 342। ठीक है बेटा? So this was, I guess, the second last question. नहीं, this was the second last question. Second last नहीं, third last. दो सवाल और हैं अभी। What is meant by radioactive decay? तो radioactive decay हमारे पास क्या है बेटा? Radioactive decay में मैंने आपको क्या बताया था? Process of converting unstable nuclei into stable nuclei. Process of converting unstable nuclei into stable nuclei by emitting alpha beta particles
and gamma radiations. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. An isotope X of is radioactive and decays by to the stable product with a half-life of 12 minutes. Sample X of has an activity this at time t equals to 0. Calculate the decay constant of X, give the unit of your answer. Decay constant बेटा हमें निकालना है और we have to write down the unit of the answer. तो बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ln2 डिवाइड बाय लैम्डा. ठीक है बेटा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास? ln2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ. ठीक है बेटा, ln2 को आप 0.693 भी लिख सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है. बेटा ln2 ऐसे ही रखा, डिवाइड बाय हाफ लाइफ कितना है? 12 मिनट. मिनट में अगर आप लिख रहे हो तो मिनट इनवर्स ही यूनिट लिखना. सही है, तो ln2 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है 0.577. तो 0.058 मिनट इनवर्स. ठीक है बेटा, सैंपल कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ द सैंपल. ये क्या है? कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट 20 मिनट्स. ठीक है बेटा, तो ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी हमारे पास फॉर्मूला होता है. ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम एक्टिविटी हमें गिवन है 5.8 एक्सपोनेंट 14. तो ए इक्वल टू 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 ई की पावर माइनस लैम्डा आप निकाल चुके हो 0.058. ठीक है, एंड टाइम क्या है बेटा? 20 मिनट्स. ठीक है, अच्छा यूनिट में परेशान नहीं होना, इसका यूनिट मिनट इनवर्स है और इसका यूनिट मिनट है. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यूनिट हमारे पास एक्टिविटी का आएगा विच इज बैकरल. तो बैकरल ही है. चलो बेटा, पहले एक काम करते हैं, ये वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, या एक साथ कर लेते हैं. 5.8 एक्सपोनेंट 14 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस 0.058 मल्टीप्लाई बाय 20 1.81 एक्सपोनेंट 14. ठीक है बेटा, खैर राउंड ऑफ हो गया तो 1.80 बनना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में सारा. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा. ऑन फिगर 9.1 sketch the variation of activity with sample t from t equals to 0 to 20 minutes. अच्छा बेटा, तो एक्टिविटी हमारे पास शुरू में कितनी थी? 5.8 थी. तो 5.8 किधर आएगा? ये 5 है तो 5.8 इधर आएगा. ठीक है बेटा, हाफ लाइफ कितनी थी? 12 मिनट थी मेरे ख्याल से. हाँ, तो हाफ लाइफ इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच एक्टिविटी ऑफ द सैंपल डिक्रीजेस टू हाफ. तो 5.8 का हाफ क्या होगा? 2.9. 2.9 किधर आएगा बेटा? यहाँ आएगा 2.9. और 2.9 पे हमें जाना है 12 मिनट में. 12 मिनट में यानी ये वाला पॉइंट है. ठीक है बेटा, और 20 मिनट पे हमारे पास क्या एक्टिविटी आई है?
20 मिनट पे 1.8 एक्टिविटी आई है, 1.8 यानी ये। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक एक्सपोनेंशियल कर्व में कवर कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Scientist uses a radiation detector to determine measured count rate emitted by the sample in 9b. Why measured count rate at given time is less than the activity of the sample? ओके बेटा, 3 मार्क का सवाल यानी 3 रीजंस बताएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला रीजन, सबसे कॉमन रीजन हमारे पास ये हो सकता है कि भाई सैंपल 360 डिग्रीज में सारी डायरेक्शन में जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। सही बेटा, तो आप क्या बोलोगे, सैंपल रेडिएशन को तमाम डायरेक्शन में को एमिट कर रहा है और डिटेक्टर एक तरफ रखा हुआ है, तो डिटेक्टर इज नॉट रिसीविंग ऑल द रेडिएशन। Since sample emits radiation in all directions, so detector can't receive all radiation. Yeah, detector can't receive some of radiations. That is why हमारे पास जो डिटेक्टर के थ्रू हम एक्टिविटी रिसीव कर रहे हैं दैट इज नॉट 100%। ठीक है बेटा, दूसरा क्या हो सकता है बेटा, सम रेडिएशंस कांट रीच डिटेक्टर as they are absorbed before reaching detector. और एक रीजन ये हो सकता है, रेडिएशन पहुंच भी गई, डिटेक्टर तक आ भी गई, लेकिन वो आयनाइजेशन बिल्डअप नहीं कर पा पाई। ठीक है बेटा, नॉट ऑल received radiations are able to do ionization. ठीक है बेटा, तो दीज आर 3 रीजंस जिसके अगेंस्ट हमारे पास ये 12 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है एट 351। दैट मीन्स हमारे पास ये सवाल ऑल टुगेदर 9 मिनट्स ले रहा है। So we have last question which we are starting at 352 and that question is about medical physics. ठीक है बेटा, चलें। How ultrasound waves detected by piezoelectric transducer? तो भाई अल्ट्रासाउंड वेव पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को क्या करती हैं बेटा, वाइब्रेट करवाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस करवाता है, और ईएमएफ कौन सी होती है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ultrasounds are incident on crystal, comma, they make crystal to vibrate and crystal induces alternating
EMF। ठीक है बेटा। डिफाइन acoustic impedance of a medium। तो क्या बोलेंगे बेटा? The product of density of medium and speed of sound, या अल्ट्रासाउंड लिख दें, in that medium। सही बेटा। आगे बढ़ते हैं। टेबल 10.1 list some specific acoustic impedance of air, water and glass। अच्छा जी, air, water, glass। The density of water is this, determine the speed of sound in water। अच्छा जी, v होता है रो v, तो v हो जाएगा z अपॉन रो। तो वाटर की बात हो रही है ना, 1.49 इंटू 10⁻⁶, सब ऐसा यूनिट्स में है, डेंसिटी 998 है। वन फोर नाइन टू, इसे आप 1490 भी कर सकते हैं या 1500 भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या बात हो रही है देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर साउंड इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास बाउंड्री। तो बेटा वाटर ग्लास बाउंड्री के लिए इंटेंसिटी कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा? दोनों की इंपेडेंस का डिफरेंस का स्क्वायर ओवर दोनों की इंपेडेंस का सम का स्क्वायर। सही बेटा। तो वाटर ग्लास बाउंड्री है, वाटर ग्लास, ग्लास की इंपेडेंस ज़्यादा है, तो जेड जी माइनस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर ओवर जेड जी माइनस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। वैल्यू क्या है बेटा? 9.98 एंड 1.49। 9.98 माइनस 1.49, और जो पावर है एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर वो बाहर लिख दिया। देन 9.98 प्लस 1.49, और जो पावर है एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर वो बाहर लिख दिया, जो कि बाद में क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो 9.98 माइनस 1.49 का स्क्वायर ओवर 9.98 प्लस 1.49 का स्क्वायर, बेटा 0.547, यानी 0.55। It's not having any unit because it's the ratio between two similar quantities। ठीक है बेटा। Explain without calculation what happens when sound is incident on air glass boundary। air glass boundary के ऊपर देखते हैं बेटा impedance। एयर की है ये और ग्लास की बहुत बड़ा डिफरेंस है एयर ग्लास बाउंड्री में, एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 6 का डिफरेंस है। ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा? एयर ग्लास बाउंड्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और मिनिमम अमाउंट ट्रांसमिट होगा। ठीक है। तो यही बात लिखेंगे, as the difference between acoustic impedance of air and glass is huge, so maximum ultrasound will be reflected, and only small amount of ultrasound
will be transmitted. And that is the end of this paper. हम लोगों ने ये पेपर लगभग 1 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट किया है और ये 6 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है बेटा, आई एम अपलोडिंग द PDF of this paper on your respective drive so that you can see this paper ahead and you can write your questions if you have. मीडियम में अल्ट्रासाउंड की स्पीड वुड डिफर, 1 मिनट रुको आसन पढ़ता हूं मैं। क्या कह रहे हो बेटा? सर किसी भी मीडियम में अल्ट्रासाउंड स्पीड वुड डिफर, राइट? वी डू एज्यूम द स्पीड ऑफ टू बी स्पीड ऑफ लाइट। नहीं बेटा, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट नहीं है बेटा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड में तो बहुत फर्क है। ये स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम है, मैंने जब भी ऊपर लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओ सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये हो रहा है कितना? 0.5478, 5478 ना, तो 5478 हमारे पास बन जाएगा 548। ठीक है बेटा, मैक्स ट्रांसमिशन मीन्स बेटर डिटेक्शन। जी, द गोल इज टू transmit maximum number of ultrasound. वैसे I'll upload this paper on YouTube, the recording as well, और इसके अलावा मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है ना, वो स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे। सही है, परफेक्ट, सही है बेटा। कोई सवाल है तो पूछें, देन वी कैन कंक्लूड द क्लास। द रीजन आई कॉल्ड द क्लास टू अर्ली is because you invest maximum time on your सेल्फ स्टडी एंड कल पेपर है, थके हुए दिमाग से पेपर थका हुआ होता है। सही है बेटा, प्रॉपर स्लीप लेकर जाइएगा, पानी की बोतल साथ लेकर जाइएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। पूरे साल आपने तरीके से पढ़ा है, हमने बे इंतहा पास पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटा, हर टॉपिकल के पास टॉपिक के टॉपिकल पास पेपर सॉल्व किए हैं। फिर हम ईयरली पास पेपर, ये हमारे पास कितना, कौन सा 5वां ईयरली पास पेपर है जो हम लोग कर रहे हैं। पूरा 2025 कर चुके हैं, 2026 फरवरी मार्च कर चुके हैं, यानी प्रैक्टिस अच्छी है। बस बिलीव इन योर सेल्फ। फॉर्मूला बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, उससे फॉर्मूला को गो थ्रू करिएगा, 2-3 मरतबा गो थ्रू करिएगा, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूला का है। ठीक है बेटा, तो विद दैट लेट्स कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुनाइट। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन फिजिक्स वर्स। कल अच्छे अच्छे मैसेजेस मेरे पास आने चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।